जैसे ही वह अपना सामान उठाती है, उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह ट्रंक बंद करती है, वह एक चीखती हुई महिला की झलक देखती है, जो उसे देखते ही गायब हो जाती है। इसके बाद ब्रूस उसे घर का दौरा कराने का प्रस्ताव करता है, जिससे मेरेडिथ का ध्यान बंट जाता है। घर में प्रवेश करते हुए मेरेडिथ उसे आग के पास पोककर से आग सुलगाते हुए देखती है। उसे कॉफी टेबल पर द राथ ऑफ द एनस का एक प्रतिरूप दिखाई देता है, जो उसके संग्रहालय में पहले था, और वह आश्चर्यचकित होती है कि यह अब ब्रूस के पास है। ब्रूस दावा करता है कि यह सिर्फ एक प्रतिकृति है, जो उसे और भी आश्चर्यचकित करता है क्योंकि वह असली जैसा दिखता है। ब्रूस उसे किचन में ले जाता है, जहां वह उसे खास खाना बनाने का वादा करता है। वह उसे अपनी वाइन कलेक्शन दिखाता है और मेरेडिथ एक बोतल चुनती है, लेकिन ध्यान नहीं देती कि ब्रूस अपने हाथ में फायर पोक कर पकड़ता है। जल्द ही महिला गेस्ट रूम में ठहर जाती है, लेकिन बाहर से कुछ गुर्राने की आवाज उसे चिंतित कर देती है। बाथरूम में मेरेडिथ को वेंडी का संदेश मिलता है, जो उसकी खैरियत पूछ रही है। वह उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक है, फिर वह ब्रूस से मिलने किचन में जाती है। वहां दोनों अपने नए रिश्ते का जश्न मनाने के लिए टोस्ट करते हैं। ब्रूस उसे लिविंग रूम में भेजता है ताकि वह खाना बना सके। मेरेडिथ रिकॉर्ड प्लेयर पर एक गीत चलाती है और उसकी कला संग्रह को निहारने लगती है। जब वह फोटो एल्बम देखती है तो वे खाली पाती है, जो उसे हैरान कर देता है। इसके बजाय उसे किताबों के बीच एक पोलरॉइड फोटो मिलता है, जिसमें ब्रूस और उसकी पूर्व प्रेमिका लियोनोरा दिखते हैं। अचानक रिकॉर्ड प्लेयर बंद हो जाता है और पास की खिड़की का स्क्रीन गिर जाता है। ब्रूस उसकी आहट सुनता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और वह उत्तर देती है कि सब ठीक है, फिर स्क्रीन को वापस जगह पर लगाती है। खुद को शांत करने के बाद मेरेडिथ खिड़की से बाहर कुछ हलचल देखती है और चौंक जाती है जब उसे एक और महिला का चेहरा खिड़की पर दिखाई देता है। फिर से वह छवि गायब हो जाती है और मेरेडिथ इसे मजाक में लेती है, सोचती है कि शायद वाइन का असर हो रहा है। वह मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करती है और उत्सुकता से उसकी फोटो लेकर वेंडी को भेजती है, पूछती है कि क्या उसे यह टुकड़ा पहचान में आता है। अचानक सामने का दरवाजा खुलता है और वह देखती है कि कोई आसपास तो नहीं है, लेकिन ब्रूस अचानक पीछे से आता है और उसे चौंका देता है। वह घोषणा करता है कि उनका खाना तैयार है और दोनों घर के भीतर वापस आते हैं, इस बात से अनजान की कोई रहस्यमय आकृति उन्हें देख रही है। डिनर के दौरान ब्रूस पाता है कि उसके डेट का ध्यान कहीं और है, इसलिए वह उसे खुलने के लिए प्रोत्साहित करता है। महिला बताती है कि वह केबिन के आसपास कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव कर रही है, लेकिन ब्रूस का दावा है कि उसने यहां अपने वर्षों में कुछ भी असामान्य नहीं देखा है। तभी मेरेडिथ लियोनोरा का जिक्र करती है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसने उसकी फोटो देखी थी। ब्रूस अचानक रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन बताता है कि लियोनोरा केबिन की पूर्व मालिक थी और उसे यहां कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रूस तुरंत और वाइन लाने का बहाना करता है और किचन में चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, मेरेडिथ बाहर एक सुनहरी बालों वाली महिला को चलते हुए देखती है और उसे आवाज लगाती है। बेचैन होकर ब्रूस एक चाकू लेकर बाहर देखता है, लेकिन उसे अंधेरे में कोई नहीं मिलता। अविचलित होकर मेरेडिथ शहर लौटने का सुझाव देती है, लेकिन ब्रूस मना कर देता है, यह कहते हुए कि अब देर रात हो चुकी है। तभी कुछ खिड़की से टकराता है, लेकिन ब्रूस उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ एक चमगादड़ है। फिर भी मेरेडिथ घबरा जाती है और ब्रूस पूछता है कि क्या वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह धीरे धीरे उसके करीब आता है, अभी भी चाकू पकड़े हुए। महिला घबराते हुए कहती है कि उसे डर लग रहा है। इसके बाद ब्रूस यह देखने के लिए खिड़की पर जाता है कि वहां एक सांप है। उसके आश्चर्य को देखते हुए मेरेडिथ तय करती है कि वह वहां रात नहीं बिताएगी और वह राइड शेयर से कहीं और जाने के लिए कॉल करेगी। वह अपने कमरे में सामान पैक करना शुरू करती है जब वेंडी का फोन आता है। उसकी दोस्त तुरंत उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। अनजाने में एक नशे में धुत ब्रूस को फिर से उल्लू दिखाई देता है, जो उसे एक मास्क दिखाता है। जैसे ही वह इसका मतलब समझता है, ब्रूस इसे स्वीकार करता है और अपने दराज से स्टील के पंजे निकालता है और मेरेडिथ की ओर बढ़ता है, जबकि बाहर सुनहरी बालों वाली आकृति उसे दिखती है। ऊपर वेंडी मेरेडिथ को चेतावनी देती है कि मूर्तिकला कुछ महीनों पहले चोरी हो गई थी। ब्रूस दरवाजे पर दस्तक देने लगता है तो मेरेडिथ कहती है कि वह बाथरूम में है ताकि थोड़ा और समय मिल सके। वेंडी बताती है कि केट, जिसने मूर्ति खरीदी थी, गायब है। मेरेडिथ भय से कांपते हुए उसे आश्वस्त करती है कि वह वहां से जा रही है। वह खुद को शांत करती है और ब्रूस के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे देखकर हैरान होती है कि वहां न तो उसका सामान है और न ही वह व्यक्ति। धीरे धीरे वह सावधानी से घर में उसे ढूंढने लगती है और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। यह कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो एक उल्लू जैसे प्राणी को देखता है, जो उसके लिए सुंदर महिलाओं को चुनता है ताकि वह उन्हें अपनी संग्रहण सूची में जोड़ सके। एक नीलामी घर में एक मूर्तिकला प्रस्तुत की जाती है जिसे द राथ ऑफ द एनस कहा जाता है, जिसमें 3 यूनानी फ्यूरिया दिखाई गई हैं, जो पीड़ितों द्वारा दुष्टों के खिलाफ न्याय की तलाश में बुलाई जाती है। जैसे ही नीलामी शुरू होती है, ब्रूस इस वस्तु में रुचि दिखाता है, लेकिन बीच में ही अपना इरादा बदल देता है। यह केट को जीतने का मौका देता है और उस शाम केट इस वस्तु को लेकर घर आती है, अपने ग्राहक को यह भरोसा दिलाते हुए कि वह अगले दिन यह कला टुकड़ा पहुंचाएगी। विजय का जश्न मनाते हुए अचानक किसी ने उसके दरवाजे की घंटी बजाई। यह ब्रूस था, जिसने क्षमा मांगते हुए बताया कि उसके ग्राहक को यह मूर्तिकला चाहिए और वह केट की बोली से 2 गुना मूल्य और एक अतिरिक्त बोनस भी देने को तैयार है। शुरुआत में संकोच करते हुए केट की रुचि जागती है और वह ब्रूस को अपने घर के भीतर बुलाती है। वहां वह अपने ग्राहक से इस प्रस्ताव की बात करती है। उसी दौरान ब्रूस को केट के बाथरूम से एक लाल रोशनी दिखाई देती है।
एक उल्लू जैसा प्राणी अचानक प्रकट होता है और तभी ब्रूस केट की ओर बढ़ता है और उसे स्टील के पंजों से मार डालता है। इस काम के बाद वह अपने हाथ धोता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति से रुकने की गुहार लगाते हुए बेचैन हो उठता है। किसी और दिन मेरेडिथ अपने अत्याचारी पूर्व प्रेमी से मिले आघात पर काम करते हुए थेरेपी सत्र में जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने इस अनुभव से क्या सीखा, तो वह निष्कर्ष निकालती है कि उसे पुरुषों को उनकी गलतियों के लिए आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। थेरेपी के बाद वह संग्रहालय में क्यूरेटर के रूप में अपने सहकर्मियों जूलिया और वेंडी के साथ काम करती है और साझा करती है कि वह अंततः अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी खुश है। वेंडी सुझाव देती है कि सप्ताहांत में इसका जश्न मनाया जाए, लेकिन मेरेडिथ इनकार कर देती है, यह बताते हुए कि उसका एक डेट है। यह सुनकर दोनों चकित हो जाते हैं और मेरेडिथ बताती है कि उसने अपने डेट से एक प्रदर्शनी के उद्घाटन में मुलाकात की थी। वेंडी को जानने की उत्सुकता होती है कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मेरेडिथ हंसते हुए कहती है कि वह भी उसे अभी तक नहीं जानती। अगले दिन मेरेडिथ सप्ताहांत के लिए पैकिंग करती है और जल्द ही ब्रूस उसे लेने आता है। जैसे ही वह कार में उसका सामान रखता है, ब्रूस पास में लगे एक सुरक्षा कैमरे को देखता है, इसलिए वह अपनी टोपी को झुकाकर अपना चेहरा छुपा लेता है। यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, जिसमें मेरेडिथ अपने मुश्किल भरे पिछले संबंधों के बारे में बताती है। ब्रूस उससे सहानुभूति जताता है और उसके पैर पर हाथ रख देता है। हालांकि यह इशारा अचानक था, मेरेडिथ अपना हाथ उसके ऊपर रख देती है, लेकिन फिर बातचीत का विषय बदल देती है। ब्रूस बताता है कि उसके माता पिता का देहांत तब हुआ जब वह छोटा था। जल्द ही दोनों ग्रामीण इलाके में पहुंच जाते हैं और मेरेडिथ एक रेस्तरां का बोर्ड देखकर सोचती है कि वहां आराम करने के लिए रुका जाए। लेकिन ब्रूस मना कर देता है, यह कहकर कि वे केबिन के पास हैं जहां वह बाथरूम का उपयोग कर सकती है। मेरेडिथ को यह अजीब लगता है, लेकिन वह सहमत हो जाती है। अचानक ब्रूस फिर से उसके पैर को छूता है और मेरेडिथ उसे नापसंद करती है, लेकिन चुप रहती है। उसके कहने के बावजूद कि वे मंजिल के पास हैं, उन्हें रात हो जाती है और तब जाकर वे वहां पहुंचते हैं। मेरेडिथ यह देखती है कि जगह बहुत अंधेरी है, लेकिन ब्रूस उसे आश्वासन देता है कि यह केबिन उसके लिए बहुत खास है और उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए उसका आभार व्यक्त करता है। जैसे ही वह कार से अपने सामान को उठाने लगती है, उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही है, यहां से चली जाओ। जैसे ही वह किचन सिंक चलने की आवाज सुनती है, उसका ध्यान बंटता है और यह अवसर ब्रूस को देता है कि वह अपने पंजे तैयार करके पीछे से उस पर हमला कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके, मेरेडिथ गिर जाती है, जिससे ब्रूस भी फर्श पर गिर जाता है। यह मेरेडिथ को दरवाजे की ओर भागने का मौका देता है, लेकिन ब्रूस उसे पकड़ लेता है। जब वह संघर्ष करती रहती है, वह उसका गला दबाने लगता है, जबकि एक उल्लू उन पर मंडराता रहता है। जल्द ही ब्रूस अपने पंजों से मेरेडिथ पर वार करता है और लड़ाई का अंत कर देता है। फिर वह उसके कपड़े उतारकर उन्हें आग में फेंकता है और उसका फोन भी नष्ट कर देता है। इस क्षण की उत्तेजना उसे और प्रेरित करती है और वह सिंक के पास जाकर हाथ धोता है। इसके बाद वह मेरेडिथ के शव के पास जाकर कहता है कि उसे जो किया वह उसे अच्छा लगा। उसे आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि मेरेडिथ अभी भी जीवित है और उसे मूर्ति से सिर पर मारती है, जिससे कुछ टूट जाता है। वह फिर अंधेरे जंगल में भाग जाती है। सुबह होते ही ब्रूस खुद को एक स्वप्न में देखता है, जहां वह एक चेकर्ड फ्लोर पर चलता है, जिसमें अगर वह काले वर्ग पर कदम रखेगा तो वह गिर जाएगा। लेकिन उसे महसूस होता है कि सफेद वर्ग तो हैं ही नहीं। मेरेडिथ फिर से उसके सामने आती है, ग्रीक नाटक द ह्यूमन नीड्स से उदाहरण देती है, जिसमें फ्यूरियों का उल्लेख होता है। तभी केट उसके पीछे प्रकट होती है और कहानी जारी रखती है। जब वह पूछता है कि इसका क्या मतलब है, मेरेडिथ उसे बताती है कि उसका रहस्य अब खुल रहा है। उल्लू फिर से उसके पीछे दिखाई देता है और यह उसे उसके भ्रम से बाहर लाता है। ब्रूस खुद को रात में पाता है, मेरेडिथ के हमले से उसका सिर खून बहा रहा होता है। उसे एहसास होता है कि क्या हुआ और वह अपनी चोट का इलाज करता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, एक तीव्र दर्द उसे घेर लेता है। वह अपने सिर को पट्टी बांधता है, एक फायर पोक कर पकड़ता है और मेरेडिथ की तलाश में निकलता है। वह उसे ढूंढने में असमर्थ होता है, तो एक फावड़ा लेकर जंगल में दफनाए गए बैरल्स खोदता है, जहां उसने अपने पिछले पीड़ितों के शव रखे थे। वह देखता है कि मेरेडिथ उनमें से किसी में नहीं है और यह उसे और बेचैन कर देता है। अचानक उसे मेरेडिथ की आवाज अंधेरे से बुलाती हुई सुनाई देती है। ब्रूस उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन उसके बजाय उसे जंगल में एक कपड़ा तैरता हुआ मिलता है, जो उस पर उसके द्वारा किए गए कार्यों का सामना करवाता है। यह गायब हो जाता है और तभी एक कुत्ता एक बैरल से निकलता है और उसका पीछा करता है। ब्रूस जंगल में भागता है, लेकिन कुत्ते का सिर बदलकर कीट का हो जाता है। भयभीत होकर वह खुद को छुपाता है, लेकिन पीछे से एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। वह भागता है और उसके आसपास की आवाजों से उलझन में पड़ जाता है। फिर से तैरते हुए कपड़े को देखता है, जिसमें अब 2 महिलाओं की छवि दिखाई देती है जो नृत्य कर रही हैं। वह उनके सामने घुटनों पर गिर जाता है और एक मास्क वाली महिला प्रकट होती है, जो उसे आगे आने का इशारा करती है। लेकिन ब्रूस डर के मारे भागता है और अपनी कार की ओर दौड़ता है, जिससे वह भाग निकलने की उम्मीद करता है। हालांकि इंजन चालू होने से पहले ही वह रुक जाता है और वह केट को देखता है, जो एक सींग वाले रहस्यमय आकृति के साथ खड़ी होती है। उनके सामने होने के बावजूद ब्रूस इंजन को ठीक करने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक इंजन का एक हिस्सा सींग वाले आकृति के हाथ में चला जाता है। मास्क वाली महिला उसकी कार के ऊपर प्रकट होती है और उसे एक चोर और हत्यारा कहती है। बिना किसी विकल्प के ब्रूस घर वापस भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है।
वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हो रहा है वह वास्तविक नहीं है, लेकिन वह देखता है कि उसके प्रताड़क उसकी बरामदे पर दिखाई देते हैं। मास्क वाली महिला एक मशाल निकालती है और सींग वाले व्यक्ति को देती है। ब्रूस देखता है कि मशाल घर के चारों ओर घूम रही है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि केबिन जलने से बच सके, लेकिन तभी एक हाथ उसे नीचे गिरा देता है और उठते समय वह पाता है कि उसके बाल जल रहे हैं। वह तेजी से सिंक की ओर भागता है और खुद को धोता है, लेकिन अंत में कोई आग नहीं होती। तभी ब्रूस को घर में कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, तो वह फायरप्लेस के टोंग्स पकड़कर पूछता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। वह कहता है कि वे उससे कुछ नहीं पा सकते क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत से बुरे सपने देखे हैं, इसलिए वे उसे डरा नहीं सकते। फिर केट फायरप्लेस के ऊपर प्रकट होती है, तो वह उसकी मौत पर उसके गुस्से के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसे बताता है कि उसका कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे गलत साबित करने के लिए केट उसकी चिमनी को जीवित कर देती है, जो ब्रूस पर हमला करना शुरू कर देती है। अचानक केट और प्राणी गायब हो जाते हैं और उसकी हंसी सुनाई देती है। ब्रूस उसे बाहर देखता है और चिल्लाता है कि वह उसका मजाक न उड़ाए। मास्क वाली महिला खिड़की पर कूदती है, जिससे ब्रूस गिर जाता है और अपने सिर की चोट से पीड़ित होता है। वह तड़पने लगता है और उल्लू और महिलाओं की चीखों की छवियां देखता है। जब वह अंततः उठता है तो उसे मूर्तिकला अपने सामने दिखाई देती है। वह सोचता है कि शायद यही उसकी समस्याओं का कारण है, इसलिए वह इसे अपने प्रताड़कों को भेंट करने के लिए बाहर ले जाता है। वह उनसे कहता है कि उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। वह दावा करता है कि उसने उस प्रेरणा से लड़ने की कोशिश की है और वह चाहता है कि उसे क्षमा किया जाए। फिर वह केबिन में वापस जाता है, लेकिन देखता है कि कोई भी उसकी कलाकृति को लेने नहीं आया है। हताश होकर वह वादा करता है कि उसने जो किया वह फिर कभी नहीं होगा। अचानक उसका रिकॉर्ड प्लेयर संगीत बजाना शुरू कर देता है। वह मुड़ता है और दो डॉक्टरों को उल्लू की देखभाल करते हुए देखता है, जैसे वे उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहे हों। वे उसका सिर हटाते हैं और उसके अंदर एक डरावना प्राणी प्रकट होता है। फिर ब्रूस खुद को मास्क वाली महिला के सामने पाता है, जो उसे सच बताने का एक मौका देती है। सबसे पहले वह पूछती है कि उसने उन्हें क्यों चुना, लेकिन ब्रूस स्पष्ट करता है कि यह उसके दिमाग में मौजूद चीज थी जिसने उन्हें चुना। वह स्वीकार करता है कि उसे यह भी याद नहीं है कि उसने कितनी महिलाओं को निशाना बनाया, हालांकि वह पुष्टि करता है कि बैरल में केट और लियोनोरा के शव हैं। तब वह पूछती है कि क्या शुरू से ही वह उसे मारने की योजना बना रहा था। ब्रूस, जो अब समझता है कि वह मेरेडिथ से बात कर रहा है, बचाव में कहता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि उसके सिर में कुछ था जो उसे मारना चाहता था और उसने इसे रोकने की कोशिश की। मास्क वाली महिला पूछती है कि क्या यह किसी और के साथ भी हो सकता था, और ब्रूस हाँ कहता है, हालांकि वह मानता है कि मेरेडिथ की सुंदरता ने उसका ध्यान खींचा था। तभी मास्क वाली महिला के चारों ओर सांप प्रकट हो जाते हैं और ब्रूस को यह महसूस होता है कि वह मूर्ति में दर्शाई गई फ्यूरियों में से एक जैसी लगती है। वह उससे पूछती है कि वह उसकी मदद करे ताकि वह उसके दिमाग में क्या है इसे समझ सके, उसे निकालकर। केट और सिंह वाले आकृति की निगरानी में वह अपने दिमाग का एक हिस्सा निकालता है जो एक अधपके पक्षी जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब वह उसे फिर से देखता है तो वह एक मांस के टुकड़े में बदल जाता है जो उसके मस्तिष्क में एक ट्यूमर जैसा लगता है, जो शुरुआत से ही उसकी मतिभ्रम का कारण रहा है। यह मानने से इनकार करते हुए कि उसके कार्यों का कारण बस यही था, ब्रूस मास्क वाली महिला पर चिल्लाता है और बेडरूम में चला जाता है। वह एक चादर से खुद को ढकता है और बाहर से मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेता है। उसके घायल होने के बाद उसके उत्पीड़क उसे घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे शिकार को घेरने वाले शिकारी। वे बार बार उसे हत्यारा और चोर कहते हैं, जब तक कि वह जंगल की ओर भाग नहीं जाता। वे उसका पीछा करते रहते हैं और वह भय में रोता है जब तक कि वह ठोकर खाकर गिर नहीं जाता। वह खुद को केट और लियोनोरा की कब्रों पर पाता है। पागल होकर वह निर्णय करता है कि वह अपना दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है और यहां तक कि उन महिलाओं का धन्यवाद करता है जिन्होंने उसे न्याय दिलाया। हालांकि मास्क वाली महिला उसके आभार को ठुकरा देती है क्योंकि उसने महिलाओं से उनकी शक्ति, सुंदरता और जीवन छीन लिया क्योंकि वह उनसे ईर्ष्या करता था। ब्रूस मुस्कुराता है, मानता है कि महिला उसके बारे में सही है। वह उससे कहता है कि उसने उसे उल्लू से बचाया है क्योंकि उसने उसे अपने दिमाग का वह टुकड़ा निकालने पर मजबूर किया। लेकिन मास्क वाली महिला घोषित करती है कि अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। ब्रूस चौंकता है और कहता है कि अब वह एक नई शुरुआत कर सकता है, लेकिन मास्क वाली महिला उससे उसके अपराधों को कबूल करने की मांग करती है। आदमी दावा करता है कि यह उल्लू था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। यह साबित करने के लिए कि उसके अंदर अंधकार है, मास्क वाली महिला उसे बाहर बुलाती है और उसके सिर से एक काले हाथ का उद्भव होता है। डरा हुआ वह महिलाओं से उसे हटाने की भीख मांगता है और खुद का गला पकड़ लेता है। लेकिन उसके हाथों में अभी भी उसके इस्पात के पंजे हैं जिससे वह खुद को घायल कर लेता है। अंत में मास्क वाली महिला अपना मुखौटा उतार देती है और भ्रम दूर हो जाता है, जिससे एक थकी हुई मेरेडिथ का चेहरा सामने आता है जिसने केवल कचरे का एक बैग पहना हुआ है। वह पागल आदमी को खुद को लगातार नुकसान पहुंचाते हुए और अपनी पागलपन में संघर्ष करते हुए देखती है, जब तक कि अंत में वह स्थिर नहीं हो जाता। इसी के साथ उसका बुखारी सपना समाप्त हो जाता है, जिसे उसी मस्तिष्क ट्यूमर ने पैदा किया था जिसने उसकी हत्या की इच्छाओं को उचित ठहराने के लिए उल्लू को बनाया था।